हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आपका स्वागत करती हूं और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का मौर्य काल के एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा वैकेंसी आपको आ गया है। अभी देखने को मिला है आपको कि आपके बिहार में अभी जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम होने वाली है, बिहार पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है, और आपको एक कल नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के वेबसाइट पे कि आपको 69th बीपीएससी के लिए फॉर्म भरने का डेट दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब देर मत कीजिए, बिल्कुल अपने पढ़ाई में दोगुना चौगुना नहीं बल्कि रफ्तार एकदम तेज कर दीजिए और बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए और स्मार्ट स्टडी से कीजिए, मेहनत कीजिए और इस बार 2023 में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं, जो मौर्य साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मौर्य काल को। मौर्य काल के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मौर्य काल, और उसके विषय में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़े थे, उन पे चर्चा किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं दिए हैं तो मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देखिएगा, मौर्य काल से संबंधित है, और वो वीडियो देखिएगा, फिर इस वीडियो को भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग आज अशोक के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अशोक के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और अशोकावदान में ये चर्चा मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। इस तरह से देखा जाता है कि अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है, और इस प्रकार फ्रेंड्स अशोक को कई एक नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अशोक को देवानामपियम और देवानामपियदेशी के नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रकार अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अशोक नाम की जो चर्चा है वो आपको मास्की और गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त होती है, और इस तरह से अशोक मौर्य नाम की चर्चा जो है वो आपको रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए या अशोक के शासनकाल को जानने के लिए अभिलेख बहुत मायने रखता है। जो अशोक के काल का जो अभिलेख है वो बहुत मायने रखता है, और इस तरह से अभिलेख को तीन प्रकार से बांट के हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पहला जो हो गया आपका शिलालेख हुआ, दूसरा स्तंभ लेख हुआ, और तीसरा आपका जो हुआ वो गुफा लेख हुआ। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये देखते हैं कि शिलालेख जो हुआ वो इसमें लगभग 8 प्रकार का है। उसमें से दो प्रकार का जो शिलालेख है वो आपको वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में मिला है, जो कि खरोष्टी लिपि में है, और 6 शिलालेख जो है आपको भारत में मिला है, जो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुई है। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि स्तंभ लेखों में भी हम लोग देखेंगे कि 6 प्रकार का स्तंभ लेख है, जिस पर 7 बातें अंकित की गई है। और इस तरह गुफा लेख को देखते हैं तो गुफा लेख में आपको वर्तमान में जो बिहार में गया है, गया के बराबर के पहाड़ी में आपको गुफा लेख देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग मौर्यकालीन शासन के बारे में या अशोक के शासन के बारे में चर्चा हम लोग जानकारी हम लोगों को अभिलेख से प्राप्त होती है, और अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है
मौर्यकालीन समाज के बारे में मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अशोक के शासनकाल में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अशोक के शासनकाल में जो कलिंग युद्ध हुआ था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अशोक जब 272 ईस्वी में अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है, और लेकिन उसका जो विधिवत राज अभिषेक होता है वो आपका 269 ईसा पूर्व में होता है। 272 ईसा पूर्व में वो शासक बनता है और 269 ईसा पूर्व में विधिवत उसका राजाभिषेक होता है। और इस तरह कहा जाता है कि इसके जो बीच का समय है वो मगध के राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए वो युद्ध में व्यस्त रहता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पे आक्रमण करता है। और इस तरह देखा जाता है कि कलिंग जो है आपका वर्तमान ओडिशा का क्षेत्र है, और कई विद्वानों के बीच में यह मतभेद है कि कलिंग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक कलिंग जो है वो मौर्य वंश के अंतर्गत हुआ करता था, जबकि बिंदुसार के समय में कलिंग जो है वो मगध से अलग हो गया था। और इसी वजह से अशोक के बीच ये चुनौती बनी कि वो कलिंग का क्षेत्र जीतेगा। इस तरह से विद्वानों के अनुसार ये कहा जाता है कि कलिंग का क्षेत्र इसलिए जीतना अशोक के लिए चुनौतीपूर्ण था और इसलिए जीतना अनिवार्य था क्योंकि कलिंग जो था वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह समुद्र के किनारे था और वहाँ पे बंदरगाह भी था, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी अपना वर्चस्व जमाने के लिए कलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसलिए अशोक कलिंग को जीतना चाहता था, परंतु यह देखा गया है कि कलिंग पर जब अशोक आक्रमण करता है तो वहाँ पे कलिंग पर जब अशोक आक्रमण करता है तो वहाँ पे बहुत ही भयानक युद्ध देखा गया, बहुत ही भयंकर युद्ध देखा गया। और इस तरह उस युद्ध में, कलिंग युद्ध में ऐसा विद्वानों के मानना है कि वहाँ पे लगभग 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी और लगभग 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। और इस तरह से जब अशोक जब इस दृश्य को देखता है तो उसको उस समय बहुत ही उसी समय उसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उसी समय से वह भेरी घोष नीति को छोड़ देता है और धम्म नीति को अपना लेता है। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया है कि कलिंग पर जब अशोक जो है कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेता है, और इस तरह से कहा जाता है कि कलिंग पर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ता है, बल्कि अपने क्षेत्र में यानी कि मौर्य क्षेत्र में मिला लेता है। तत्पश्चात ये कहा जाता है कि कलिंग का जो शिलालेख है, प्रथम पृथक शिलालेख में ये कहा गया है कि सभी प्रजा हमारी संतान है, ठीक है। और सभी को ये कहा जाता है कि आप लोग धम्म नीति का पालन कीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग कलिंग युद्ध के बारे में, अशोक के समय जो एक कलिंग युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और कलिंग युद्ध जो आपका हुआ था कि अशोक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ था और अशोक के द्वारा कलिंग को विजय भी प्राप्त हो गया था, कलिंग पे विजय प्राप्त हो गया था। इस प्रकार चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो देख लेते हैं कि अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अशोक जो है जब कलिंग का जब युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध में जब कलिंग
का जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और इस प्रकार देखा जाता है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत अशोक जो है वो बौद्ध भिक्षु जो है बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से शिक्षा यानी कि दीक्षा प्राप्त करता है, लेकिन अपना गुरु जो है वो मोगलीपुत्र तिस को बनाता है। तो इस तरह से फ्रेंड देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा लेने के बाद अशोक जो है अपने शासन काल के 10वें वर्ष धम्म यात्रा पे निकलता है। और जब सबसे पहले जो धम्म यात्रा करता है वो आपको गया का यात्रा करता है, जो बिहार का एक क्षेत्र है गया, बिहार का वर्तमान जिला है गया, वहाँ पे सबसे पहले धम्म यात्रा करता है। और इस तरह से देखा जाता है कि अपने शासन काल के 20वें वर्ष, आप लोग इसको याद रखिएगा, 10वें वर्ष 20वें वर्ष जो है वो महात्मा बुद्ध के जन्मभूमि यानी कि नेपाल के लुम्बिनी का यात्रा करता है। और लुम्बिनी का यात्रा करता है और वहाँ पे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी करता है। ये देखा गया है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन के अंतर्गत वहाँ पे जो कर जो भूमि कर लगता था, जैसे कि 1/6 कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। और इसकी चर्चा यानी कि जो अशोक जो है लुम्बिनी गया था उसकी चर्चा हमें कहाँ से मिलती है, तो ये आपको रुम्निदेयी अभिलेख से आपको मिलती है, रुम्निदेयी अभिलेख से आपको मिलती है। और रुम्निदेयी अभिलेख जो है वो सबसे छोटा अभिलेख है। ये भी क्वेश्चन है कि रुम्निदेयी अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही नहीं अशोक जो है वो बौद्ध धर्म में रुचि दिखाने के लिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाता है। और उसके बाद बौद्ध धर्म जो था, जो बौद्ध धर्म को विभाजित नहीं होने का भी सबको मतलब कहता है कि विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म को लेकर जो अशोक के हृदय में हृदय जो परिवर्तन हुआ था, वो बौद्ध धर्म को देखा गया अशोक के शासन काल में कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बौद्ध धर्म को फैलाता है। और इस तरह से अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजता है। और श्रीलंका की राजधानी उस समय अनुराधापुर थी, और अनुराधापुर के जो राजा शासक थे तिस, उनको भी बौद्ध धर्म अपनाते हुए देखा गया है। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग अशोक के शासनकाल के बारे में हम लोग पढ़े कि अशोक के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग जो देखते हैं फ्रेंड्स कि जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, अभी तक भी जो मैं आपको बताई वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे कि अभिलेख मौर्यकालीन शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इतना नहीं, अशोक के शासनकाल में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं बता दी थी आपको कि अशोक का नाम मास्की और गुर्जर से मिलता है। आप लोग याद रखिएगा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था अपने 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से अशोक जो है वो दीक्षा लेता है, लेकिन अपना जो गुरु है वो मोगलीपुत्र तिस को बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि अशोक का जो गुफा लेख हम लोग को देखा गया है, वो अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ी का गुफा में निर्माण करवाता है और उसका कुछ नाम भी रखता है, जैसे कि
कर्णचोपर, सुदामा और विश्वझोपड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, कर्णचोपर, सुदामा और विश्वझोपड़ी नाम रखता है, लेकिन आजीविकों को जो दान दिया जाता है ये गुफा, वो अशोक के पौत्र यानी कि अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा आजीविकों को दान में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद आप लोग एक और चीज़ याद रखिए कि आजीवक संप्रदाय जो था, इसके जो थे वो मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि एक और चीज़ आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशोक ने बौद्ध धर्म में रुचि दिखाने के लिए, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और इस तरह से हम लोग देखें कि शिलालेख के बारे में जो देखते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ठीक है, इतने भागों में देखते हैं। जबकि मैं आपको बताई थी कि खरोष्टी लिपि में जो आपको मिला है वो वर्तमान के पाकिस्तान के क्षेत्र में मिला है, जबकि ब्राह्मी लिपि में जो आपका मिला है शिलालेख वो भारत में मिला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग जो देख लेते हैं कि इसको मैं ये भी बताइए आपको कि 3 भागों में बांट के पढ़ा गया, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेम्प के द्वारा पढ़ा गया था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेम्प के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं अभिलेख के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं। तो सब मैं आपको 3 प्रकार का अभिलेख बताई, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुफालेख। गुफालेख के बारे में मैं आपको चर्चा कर दी कि गुफालेख आपको गया के बराबर के पहाड़ी में मिला है। आप लोग याद रखिएगा कौन कौन है, कर्णचोपर, सुदामा और लोमश ऋषि। कर्णचोपर, सुदामा और लोमश ऋषि। आपको यहीं पे कर्णचोपर, सुदामा और विश्वझोपड़ी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, विश्वझोपड़ी है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं शिलालेख के बारे में। शिलालेख जो महत्वपूर्ण शिलालेख है उसके बारे में। तो लगभग आपका 14 शिलालेख है, लगभग जो आपका है वो 14 शिलालेख है। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको लिखी हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, मैं उसी को यहाँ पे लिखी हूँ। लेकिन इतना जान लीजिए कि 14 शिलालेख है। ठीक है, तो पहला शिलालेख देखिए, अशोक का जो पहला शिलालेख है, इसमें अशोक के द्वारा ये कहा गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा किया गया है। ठीक है, पशु बलि की निंदा किया गया है। और यही पहला शिलालेख के प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक क्या बोलता है कि सभी प्रजा हमारी संतान है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा शिलालेख जो है, इसमें कहा गया है कि मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। यानी कि मनुष्य और पशु दोनों को बराबर स्थान, यानी कि सारे जीव को बराबर स्थान देता था। ठीक है ना, तो चिकित्सा की यहाँ पे सुविधा है। और उसके बाद दूसरा के बाद हम लोग चौथा शिलालेख देखते हैं। इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाता है। देखिए मैं आपको बताई थी जब कलिंग का युद्ध हुआ था और इतने सारे लोग मारे गए थे, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे, तो उसी को भेरी घोष बोला जाता है। और उसी समय जो हृदय परिवर्तन हुआ था तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया। ठीक है, इसके 5वें शिलालेख में ये कहा गया है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, चलिए 7वां और 8वां शिलालेख आप लोग याद रखिएगा। इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मैं आपको 2 तीर्थ यात्रा बताई, उसके शासन के 10वें काल में आपको गया का और 20वें काल में आपको लुम्बिनी का यात्रा।
शासन के, ठीक है। 13वां शिलालेख जो इसका है वो कलिंग युद्ध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसी में इसका जो हुआ था हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग 14वां शिलालेख को देखते हैं। 14वां शिलालेख में कहा गया है कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित करता है, ठीक है, और धम्म नीति को अपनाने का भी प्रेरित करता है कि आप लोग धम्म नीति को अपनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग अशोक के गुफा लोक को देख लिए, उस शिलालेख को देख लिए, अब हम लोग उसके स्तंभ लेख को देखेंगे। स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ लेख लगभग आपको ब्राह्मी लिपि में है, वो आपको यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्राह्मी लिपि वाले। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं हम लोग कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के द्वारा ये इलाहाबाद के किला में स्थापित किया गया था, ठीक है। दूसरा है दिल्ली टोपड़ा। दिल्ली टोपड़ा जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा है आपका दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ जो है मेरठ यानी कि यूपी से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। उसका है रामपुरवा। रामपुरवा आपका चंपारण बिहार में है और इसके खोजकर्ता जो है कार्लायल ने 1872 ईस्वी में रामपुरवा की खोज की थी। उसके बाद है लौरिया अरेराज, ये आपको चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ ये आपको चंपारण बिहार में है। और इस लौरिया नंदनगढ़ के जो स्तंभ होता है, स्तंभ पे मोर का चित्र बनाया गया है। कभी मौका मिले तो आप लोग जाके देखिए, मोर का चित्र बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताई कि सबसे छोटा अभिलेख जो इसका रुम्नीदेही है और इसी में लुम्बिनी यानी कि नेपाल को में कर को घटाने की चर्चा मिलती है। और अशोक के 20वें शासनकाल में यहाँ पे यात्रा का भी चर्चा मिलता है वहाँ पे, यात्रा का, ठीक है। और कर को घटाता है, कर को कितना कर देता है, कर को 1/6 से 1/8 कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एक और इसका जो अभिलेख है याद रखिएगा, कौशाम्बी अभिलेख। इसमें कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और प्रथम पृथक शिलालेख के बारे में तो मैं आपको बता ही दी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक है, सभी प्रजा मेरी संतान है। तो इस तरह से फ्रेंड मैं ये जो आपका अभिलेख है इस पे मैं एक वीडियो भी बनाई हुई हूँ, यदि आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, वहाँ से आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगा। पूरे अभिलेख के बारे में जितना अभिलेख है सबके बारे में मैं वहाँ पे बताई हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग अशोक के बारे में आज चर्चा किए और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आप लोग पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, वहाँ आपका लगभग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अशोक के बारे में पढ़ें और मौर्यकालीन शासक अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मन लगा के आप लोग बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। और यदि आप पिछला वीडियो भी नहीं देखे, आप वीडियो देख सकते हैं। प्राचीन भारत का ये क्लास चल रहा है, आप जाके पीछे भी वीडियो सब देख सकते हैं, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।